रात बिल्कुल शांत थी। टस्कनी के वाइनयार्ड्स सो रहे थे। एक वाइट कैंपर वैन अंधेरे में खड़ी थी। अंदर दो लोग थे और बाहर कोई उन्हें देख रहा था। सुबह पुलिस को वैन मिली, गोलियों से छेदी हुई। दरवाजा खुला हुआ और आसपास मिट्टी में अजीब निशान। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह पहली बार नहीं हुआ था। 17 साल से कोई टस्कनी के लवर्स को शिकार बना रहा था और आज तक उसकी असली पहचान कंफर्म नहीं हो पाई। क्या मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस सिर्फ एक सीरियल किलर था या फिर कुछ और ज्यादा बड़ा? लेकिन यह सब कैसे हुआ, चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1968 फ्लोरेंस के पास एक छोटा सा एरिया, लास्त्रा आ सिग्ना। एक पार्क्ड कार, अंदर एक कपल, दोनों को गोली मारी गई। उस वक्त पुलिस ने इसे पर्सनल क्राइम माना। जेलसी, अफेयर, डोमेस्टिक वायलेंस। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि यही मर्डर इटली के सबसे भयानक अनसॉल्व्ड केसेस की शुरुआत बनेगा। उसके बाद कुछ साल तक सब शांत रहा। फिर 1974 एक और कपल, पार्क्ड कार, रात का आइसोलेटेड एरिया, सेम टाइप की .22 कैलिबर बेरेटा पिस्टल। अब इन्वेस्टिगेटर्स को पैटर्न दिखने लगा, लेकिन पैटर्न जितना क्लियर होता गया, किलर उतना ही इनविजिबल। दोस्तों, टस्कनी को यूजुअली लोग पोस्ट कार्ड्स की तरह इमेजिन करते हैं। मूनलाइट के नीचे विनियर्ड्स, क्वाइट विलेजेस, नैरो कंट्री रोड्स। लेकिन 1970s के एंड तक यंग कपल्स रात में गाड़ी पार्क करने से डरने लगे थे, क्योंकि कोई उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा था। मोस्टली लवर्स को, मोस्टली आइसोलेटेड स्पॉट्स पे देर रात को। और अटैक्स सिर्फ मर्डर्स नहीं थे, उनमें रिचुअलिस्टिक ब्रूटैलिटी थी। कुछ फीमेल विक्टिम्स की बॉडीज म्यूटिलेटेड मिली, जिसने पूरे इटली को शॉक कर दिया। पुलिस कंफ्यूज थी, क्या यह सेक्सुअल सैडिस्ट था या कोई हंटर टाइप लोनर? कहीं मेडिकल नॉलेज वाला कोई इंसान तो नहीं, या फिर ये मल्टीपल लोग थे? हर नए क्राइम सीन के साथ क्वेश्चंस बढ़ते गए, आंसर्स नहीं। 1981, 1982, 1983 मर्डर्स कंटिन्यू रहे। हर बार ऑलमोस्ट सेम सेटअप, लवर्स, डार्क कंट्री साइड, सडन अटैक और फास्ट एग्जीक्यूशन, और फिर हॉरिफाइंग म्यूटिलेशन। पुलिस को एक बात समझ नहीं आ रही थी, किलर कपल्स को कैसे ढूंढ लेता था। टस्कनी में हंड्रेड्स ऑफ आइसोलेटेड रोड्स थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट सर्जिकल प्रिसिशन के साथ एग्जैक्टली उन्हीं गाड़ियों तक पहुंचता था जहां कपल्स अलोन होते थे। कई बार विक्टिम्स के पास रेजिस्टेंस का भी चांस नहीं था। पहले गन शॉट्स, फिर साइलेंस, और फिर क्राइम सीन डिस्टर्ब किया गया। जैसे किलर सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो कुछ कलेक्ट कर रहा था या कोई रिचुअल कंप्लीट कर रहा था। 1984 तक मीडिया ने नाम दे दिया, इल मोस्ट्रो दी फिरेंजे, मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस। अब पूरा इटली ऑब्सेस्ड था। न्यूज़पेपर्स, टीवी रिपोर्ट्स, रूमर्स, फियर। कुछ लोग बोलते थे किलर एक साइकोपैथ सर्जन है। कुछ लोग सैटानिक कल्ट का इन्वॉल्वमेंट मानते थे। कुछ को लगता कि पुलिस सच छुपा रही है। लेकिन फिर आई वो रात जिसने केस को और भी डार्क बना दिया। सितंबर 1985, फ्रेंच टूरिस्ट जीन माइकल क्रेविचली और नदीन मॉरियर दोनों टस्कनी ट्रिप पर आए थे। उन्होंने एक वाइट कैंपर वैन में कंट्री साइड के पास रात स्पेंड करने का डिसाइड किया। रोमांटिक वेकेशन, पीसफुल नाइट और नॉर्मल लाइफ। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो ऑलरेडी किसी और की स्टोरी का पार्ट बन चुके हैं। उस रात नियर बाई रेसिडेंट्स ने कुछ गनशॉट्स सुने, लेकिन कंट्री साइड में हंटिंग साउंड्स अनयूजुअल नहीं थे। किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल नहीं किया। सुबह कैंपर वैन मिली, डैमेज्ड विंडोज, हर तरफ ब्लड। जीन माइकल अंदर मरा हुआ था। नदीन की बॉडी वैन के बाहर मिली और फिर इन्वेस्टिगेटर्स को वो डिटेल दिखी जिसने उनका खून ठंडा कर दिया। फीमेल विक्टिम की बॉडी के साथ
फिर म्यूटिलेशन हुआ। एग्जैक्टली प्रीवियस मर्डर्स की तरह मॉन्स्टर वापस आ चुका था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज ब्रूटैलिटी नहीं थी, डिस्टर्बिंग चीज थी कॉन्फिडेंस। 17 साल, मल्टीपल मर्डर्स, मैसिव मीडिया अटेंशन, फिर भी किलर पकड़ा नहीं गया, जैसे वो पुलिस से एक स्टेप आगे चल रहा। यहाँ केस एक स्ट्रेंज डायरेक्शन लेता है। इन्वेस्टिगेटर्स को सस्पिशन हुआ कि किलर कंट्री साइड और लोकल टेरेन को डीपली जानता था। हो सकता है वो कोई हंटर हो या लोकल रेसिडेंट, हो सकता है किसी रूरल कम्युनिटी का हिस्सा हो। पुलिस ने हजारों लोगों के इंटरव्यूज किए, वेपन्स को ट्रेस किया, कई डजन सस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया गया। फिर एक नाम सामने आया, पिएट्रो पासियानी, एक फार्मर, वायलेंस का हिस्ट्री, वेरी डिस्टर्बिंग पर्सनालिटी और एलिजेडली काफी स्ट्रेंज बिहेवियर। 1990s में पुलिस ने क्लेम किया कि वही मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस है। कोर्ट केस शुरू हुआ। इटली स्टन्ड थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एविडेंस काफी शेकी था, मोस्टली सर्कमस्टेंशियल। कई इनकंसिस्टेंसीज थी और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स खुद भी कन्विंस्ड नहीं थे। पासियानी कॉन्विक्ट हुआ, फिर अपील में उसको एक्विटल मिल गया, फिर रीट्रायल ऑर्डर किया गया, लेकिन रीट्रायल कंप्लीट होने से पहले उसकी डेथ हो गई। केस और मेसी हो गया। कुछ प्रोसिक्यूटर्स ने थ्योरी दी कि पासियानी अकेला नहीं था, उसके कंपेनियंस थे, एक स्मॉल रूरल मर्डर ग्रुप जिसे मीडिया ने निकनेम दिया कॉम्पैग्नी डी मेरेंडे, स्नैक कॉम्पेनियंस। नाम ऑलमोस्ट एब्सर्ड लगता है, लेकिन एलिगेशंस हॉरिफाइंग थे। प्रोसिक्यूटर्स मानते थे कि मल्टीपल मेन एक साथ मर्डर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं था, कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। सबसे स्ट्रेंज एविडेंस एक गन थी, .22 कैलिबर बेरेटा। इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि सेम वेपन ईयर्स तक यूज हुआ, 1968 से 1985 तक। सोचिए, एक किलर ऑलमोस्ट 17 साल तक सेम मर्डर वेपन यूज करे और फिर भी पुलिस उसे ट्रेस न कर पाए। या तो वो इनसेनली केयरफुल था या फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ बहुत गलत हो रहा था। 1990s और 2000s में केस और अजीब होता गया। जर्नलिस्ट भी इन्वेस्टिगेशन में फंसने लगे। सबसे फेमस नाम था मारियो स्पेजी, एक क्राइम जर्नलिस्ट जो सालों से मॉन्स्टर केस स्टडी कर रहा था। स्पेजी को लगता था कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड है, कुछ थ्योरीज फोर्स्ड हैं और रियल ट्रुथ शायद कभी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुआ। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट ये था, एक पॉइंट पर इन्वेस्टिगेटर्स ने स्पेजी को खुद सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। यह ऑलमोस्ट सरियल सिचुएशन थी। जो जर्नलिस्ट केस एक्सपोज कर रहा था वो खुद इन्वेस्टिगेशन के सर्कल में आ गया। इस पॉइंट तक मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस सिर्फ सीरियल किलर मिस्ट्री नहीं रहा था, ये ऑब्सेशन बन चुका था। इटली के लिए भी, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी और पब्लिक इमेजिनेशन के लिए भी। कुछ थ्योरीज कल्ट्स तक पहुंच गई, कुछ सीक्रेट एलीट ग्रुप्स तक, कुछ ब्लैक मार्केट बॉडी पार्ट ट्रैफिकिंग तक, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी कंक्लूसिवली प्रूवन नहीं हुआ। और दोस्तों, इसी जगह केस इमोशनली डिस्टर्बिंग बन जाता है, क्योंकि जब केसेस अनसॉल्व्ड रहते हैं हम यूजुअली इमेजिन करते हैं कि क्लूज मिसिंग होंगे। यहाँ क्लूज बहुत थे, बॉडीज, वेपन पैटर्न, विटनेसेस, सस्पेक्ट्स, ट्रायल्स, मीडिया प्रेशर, फिर भी सर्टेनिटी जीरो, जैसे इन्वेस्टिगेशन खुद भूल भुलैया बन गई हो। 1985 के बाद ऑफिशियली मॉन्स्टर मर्डर्स रुक गए, बस रुक गए। कोई फेयरवेल नोट नहीं, कोई कन्फेशन नहीं, कोई फाइनल मैसेज नहीं। एक किलर, 16 विक्टिम्स, 17 इयर्स ऑफ टेरर और फिर कंप्लीट साइलेंस, जैसे टस्कनी की रात ने उसे वापस निगल लिया। आज भी जब लोग टस्कनी के आइसोलेटेड रोड्स पर ड्राइव करते हैं, मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस का नाम ओकेजनली कन्वर्सेशंस में आ ही जाता है, क्योंकि डर सिर्फ मर्डर्स का नहीं था, डर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का था। विक्टिम्स क्रिमिनल्स नहीं थे, गैंग मेंबर्स नहीं थे, बस ऑर्डिनरी कपल्स थे जो नॉर्मल नाइट्स में निकले थे नॉर्मल प्लान्स बनाकर। और फिर कई इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि ट्रुथ कभी फुल्ली सॉल्व नहीं होगा। कुछ लोग कन्विंस्ड हैं कि पासियानी ही किलर था, कुछ को लगता है मल्टीपल किलर्स इन्वॉल्व थे, और कुछ बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकल प्रेशर और मीडिया केओस में परमानेंटली करप्ट हो गई। लेकिन नादीन मौर्या जैसे विक्टिम्स के लिए ये थ्योरीज मैटर नहीं करती। एक पीसफुल वेकेशन, एक रैंडम नाइट
और फिर हिस्ट्री के सबसे हॉन्टिंग अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस में नाम। शायद इसीलिए मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस केस इतना डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि इसमें कोई ड्रामेटिक फाइनल कैप्चर नहीं है, कोई क्लीन एंडिंग नहीं, बस फॉगी कंट्री साइड, मूनलाइट रोड्स और वो पॉसिबिलिटी कि शायद किलर कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, या शायद इन्वेस्टिगेटर्स गलत आदमी के पीछे भागते रहे। अगर मॉन्स्टर सच में एक ही इंसान था तो वो 17 साल तक बचता कैसे रहा? और अगर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे तो फिर सच कभी ऑफिशियली सामने क्यों नहीं आया? फिरंगी क्राइम के साथ बने रहिए, क्योंकि दुनिया के कुछ राज सिर्फ अनसॉल्व नहीं होते, वो धीरे धीरे हिस्ट्री के अंधेरे में डिसॉल्व हो जाते। थैंक यू।